सभी छात्राओं को नमस्कार। मैं सोनावनी सुंदी, पीजी राजनीति विज्ञान विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय देवासा से। आज मैं आप लोगों को मनु के राजनीतिक विचार के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले हम लोग मनु के सामाजिक विचार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग मनु के राजनीतिक विचार के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए है और मैं आशा करती हूँ कि सेमेस्टर 1 के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मनु के राजनीतिक विचार। तो मनु के राजनीतिक विचार में हम लोग इसमें देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कि राज्य की उत्पत्ति किस कारण से हुई और फिर किन वजह से ही राज्य की उत्पत्ति होना था। तो और मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में किन किन सिद्धांतों के बारे में चर्चा किए हैं और फिर मनु की जो राजनीतिक राज्य के संबंध में क्या विचार है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मनुस्मृति के 7वें अध्ययन में, मतलब ये मनुस्मृति मनु की रचना, याद कीजिएगा स्टूडेंट। तो मनुस्मृति के 7वें अध्ययन में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था। वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व सृष्टि की रचना प्राकृतिक अवस्था में थी। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक होब्स के प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती है। मतलब दोनों की प्राकृतिक अवस्था सेम टू सेम है, क्योंकि उस टाइम हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब हम लोग होब्स के बारे में आप लोग पढ़े थे, तो उसमें होब्स के जो मानव स्वभाव के बारे में चर्चा किया था। उसमें जो प्राकृतिक मानव स्वभाव का जो प्राकृतिक अवस्था था उसमें क्या होता था कि सब मनुष्य स्वार्थी होते थे, ईर्ष्या होते थे, लोभी होते थे और फिर वो क्या करते थे, दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। मतलब होब्स जो था मनुष्य को आलसी समझता था। मतलब उसमें मानव का स्वभाव मतलब अच्छा गुण कुछ भी नहीं था, वो हमेशा स्वार्थी समझता था। ये सेम टू सेम ये जो विचार है ये सृष्टि की मतलब राज्य की उत्पत्ति होने से पहले वहां का व्यवस्था उस राज्य में व्याप्त था। तो आगे बताता है कि मनु के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बहुत ही भयंकर थी। कैसे भयंकर थी आगे हम लोग देखेंगे कि राज्य के अभाव में दंड व्यवस्था का कोई भी मतलब कोई भी प्रश्न नहीं था। कहने का तात्पर्य है जब राज्य में राजा ही नहीं है, उसका शासन व्यवस्था ठीक ही नहीं है और फिर सब कोई अपना मनमर्जी करते थे, तो जो गलती करते था और फिर दंड का भी कोई व्यवस्था नहीं था। लोग अपना जैसे तैसे करते थे, मतलब जिसको जो मन करता था उस तरह की वहाँ पे अराजकता फैली हुई थी। और साथ ही साथ वहाँ पे देखते हैं कि मानव स्वभाव जो है दोनों प्रवृत्ति के पाए जाते थे वहाँ पे। मानव का स्वभाव एक तो दैवीय भी होते थे और असुर प्रवृत्ति। कहने का तात्पर्य कि उस टाइम जो जब राज्य की उत्पत्ति के टाइम में जब नहीं हुई थी तो उस टाइम दोनों प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे मौजूद थे। कुछ व्यक्ति अच्छे लोग होते थे और कुछ जो व्यक्ति थे वो लोग असुर प्रवृत्ति के, मतलब उन लोग के अंदर जो था उन लोग के मन में, हृदय में असुर प्रवृत्ति, मतलब किसी को मारने का और फिर किसी का धन लूटने का, इस तरह का प्रवृत्ति वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे। और साथ ही साथ अच्छे स्वभाव वाले लोग भी थे, मतलब दूसरों के हेल्प करने वाला, मदद करने, सोचने के लिए, लोकहित के कल्याणकारी के बारे में सोचने के लिए, ऐसे लोग दोनों तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें मनु कहता है कि ये जो दोनों तरह के लोग वहाँ पे मौजूद थे राज्य में, तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि राज्य व्यवस्था तो राज्य तो था ही नहीं और दंड का कोई व्यवस्था नहीं था। तो हर कोई एक दूसरे का अधिकार पे छीनते रहते थे और जो जीत जाता था तो फिर वो जीत जाता, जो हार जाता वो हार जाता। तो इस तरह के दोनों आपस में लड़ते रहते हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए मनु कहता है कि ये दोनों जो लड़ रहे आपस में संघर्ष कर रहे हैं, तो इसको लोग देव संग्राम का नाम देता है, क्योंकि कोई मनुष्य अच्छे लोग थे और कोई बुरे लोग थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए मनु ने उसको देव संग्राम का नाम दिया है। तो आगे कहता है मनु कि जो लोग अच्छे व्यक्ति थे, मतलब जिनके अंदर दैवी प्रवृत्ति थे, वे लोग शांत होते थे, कल्याणकारी होते थे और साथ ही साथ सात्विक होते थे। और जबकि जो लोगों में असुर प्रवृत्ति पाई जाती थी
वे लोग उग्र होते थे, आकलनकारी होते थे, दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे। इस तरह के दोनों प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो साथ ही साथ वहाँ पे राज्य और अर्थव्यवस्था की कमी में, मतलब अभाव में, मनुष्यों की असुरी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिला। मतलब राज्य व्यवस्था भी प्रतिपादित नहीं किया गया था, जैसे तैसे था। तो इस वजह से मनुष्यों में असुरी प्रवृत्ति जो था वो खुल के लोग खेलता था, और जिसके फलस्वरूप क्या होता था, चतुर्थिक अराजकता का अखंड साम्राज्य था और चारों ओर भय का वातावरण था। मतलब लोग एक दूसरे को मारपीट करते थे, तो लोग डरे हुए थे एक दूसरे से कि कब वो मुझे मार देगा, मेरा अधिकार छीन लेगा। इस तरह के लोग मतलब भयभीत हुए थे वहां पे, और डर डर के राज्य में, मतलब राज्य में उस टाइम राज्य की उत्पत्ति जब नहीं हुआ था तो लोग रह रहे थे, और सभी लोग दुखी अवस्था में थे, क्योंकि सभी को अपने जान की चिंता था कि कब कोई मार देगा, इसलिए सब लोग दुखी थे। और साथ ही साथ यह बताता है कि इन असुरी प्रवृत्तियों के दमन हेतु दंड का प्रावधान किया गया। तो मनु के अनुसार राजा दंड का प्रतीक है। तो प्राकृतिक अवस्था की अराजकता और भयंकर स्थिति से प्राणियों को छुटकारा दिलाने के लिए राजा की सृष्टि या व्यवस्था थी। तो इस सबसे खत्म करने, समाप्त करने के लिए राजा की सृष्टि या व्यवस्था थी। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे कि मनु ने राज्य के उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन प्रतिपादन तो क्यों दैविक सिद्धांत का, लेकिन वहां पे तत्कालीन जो भारतीय राजधर्म के मान्य समझौता सिद्धांत की अवहेलना न कर सके। कहने का तात्पर्य है, भले ही मनु राज्य की उत्पत्ति में दैविक सिद्धांत को मानता है कि मतलब राज्य की उत्पत्ति में जो राजा का जन्म होता है, मतलब राजा को वहाँ पे राजा बनाया, राज्य में बनाया जाता है राजा, तो फिर वो दैविक गुण उसके मौजूद है, ये बोलता है। लेकिन उस टाइम जो तत्कालीन जो भारतीय राजधर्म के मान्य समझौता सिद्धांत था, उसको भी वो अनदेखा नहीं कर सकता था। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि उसके राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में दोनों गुण मौजूद, दोनों का संबंध में हम लोग को देखने को मिलता है। उसमें दैविक गुण भी देखने को मिलता है और समझौता सिद्धांत भी। तो मनु के अनुसार राज्य के निर्माण हेतु 8 प्रधान देव, तो 8 प्रधान देव है, जो इंद्र है, वायु है, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर की शाश्वत मात्राओं को मिलाकर उनकी संचय कर उनके सहयोग से राजा की सृष्टि होती है, कहता है। और इस प्रकार राजा देव मात्र ही नहीं बल्कि एक विशिष्ट देव भी है, जो अकेले 8 देव तत्वों को धारण करता है। तो आगे हम देखेंगे कि इस 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होने के कारण राजा क्या होता है, विश्व का रक्षक होता है, पोषक होता है और समृद्धि कारक होता है। तो मनुस्मृति के अनुसार राजा, ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता, पवन के समान सबके प्राण वक्त और प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश और सूर्य के समान न्याय, धर्म और विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला और चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोषों को भरने वाला होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि मनु के राजनीतिक विचार में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु के विचार को हम लोग जाने। तो आगे आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें मनु से, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर देखिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी, इसमें क्वेश्चन बताऊंगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैं पूछती हूँ आप लोगों को कि मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को निम्न संज्ञा में व्यक्त किया है। रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों को, संहिता को निम्न संज्ञा व्यक्त किया है। इसमें ऑब्जेक्टिव 4 है जिसमें बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पहला है राजधर्म, दूसरा है दंड और तीसरा है दंड नीति और फोर्थ है नीति विज्ञान। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देन सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, धर्म शास्त्र का
आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? रिपीट करें क्वेश्चन, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए कौटिल्य, सेकंड है चाणक्य, देन तीसरा है मनु, फोर्थ है विष्णुगुप्त। ये चारों में से जो आंसर सही है उसको आप लोग बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु के अनुसार न्यायाधीशों के रूप में निम्न वर्णों के सदस्य परिस्थिति के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं। रिपीट करें क्वेश्चन, मनु के अनुसार न्यायाधीशों के रूप में निम्न वर्गों के सदस्य परिस्थिति के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्राह्मण और क्षत्रिय, सेकंड है चारों वर्णों के व्यक्ति, देन तीसरा है केवल ब्राह्मण, फोर्थ है केवल शूद्र। तो देन लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? रिपीट करें क्वेश्चन, मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 8, सेकंड है 7 से 8, तीसरा है 101, देन फोर्थ है 24। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आप लोग को दी हूं मैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज दीजिएगा।